तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 24 और ये आखिरी लेक्चर है हमारे चैप्टर परमाणु का। तो मैंने आपसे बोला था कि सारी की सारी एनसीईआरटी तक की पढ़ के आइएगा। तो आशा है कि आप सारी एनसीईआरटी जो है वो पढ़ के आए होंगे। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर परमाणु तो एकदम खत्म। कोई टॉपिक नहीं बचा है। लेजर लाइट है वो छोटा सा टॉपिक है, और बस ये समझ लीजिए कि आज की वीडियो सारांश की है। लेजर लाइट तो 2 मिनट का टॉपिक है, वो तो यूं निपटाएंगे। तो बस लेक्चर नंबर 24 यही है। और पहले एनसीईआरटी आप पूरी पढ़कर आए होंगे, मुझे आप पर भरोसा है। और नहीं पढ़ कर आए तो प्लीज अभी भी पढ़ के आ जाइए, अगर वीडियो देख रहे हो तो क्योंकि यार एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आप मेरे इस चैप्टर को खत्म करने के बाद अगर नहीं पढ़े हो तो शायद ना पढ़ो। तो अगर नहीं पढ़ी है तो यार अभी तक पढ़ लो, अभी जाके पढ़ लो। अभी पढ़ ली है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, आखिरी लेक्चर है अपना। तो आज हम पढ़ेंगे लेजर प्रकाश और सारांश में लिखना भूलिए, बट सारांश भी देखेंगे आप। चलिए, लेजर प्रकाश तेज और अच्छी कला संबंधिता। बाजार या रेलवे प्लेटफॉर्म में भीड़भाड़ वाले स्थानों में मनुष्य के कदम अनियमित होते हैं। कला संबंधितता की कमी होती है, मतलब जो है बिल्कुल सटीक नहीं होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि हम थोड़ी इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य के कदम अनियमित होते हैं, नियमित नहीं होते हैं। विपरीतता के रूप में सैनिकों के मार्च में कदम एक दूसरे से मिलते हैं, कला संबद्धता बढ़ती है। तो जब एक दूसरे सैनिकों के जो मार्च में, जब दोनों के जो है एक मार्च में कदम एक दूसरे से मिलते हैं, तो कला संबद्धता बढ़ती है। लेजर प्रकाश में एक एक पैकेट का तरंग दैर्घ्य समान होता है। लंबे समय तक अंतराल के लिए अच्छी कला संबद्धता होती है। मतलब जो लेजर प्रकाश होता है उसमें एक एक पैकेट के तरंग दैर्घ्य का, तो जो एक पैकेट का जो है वो तरंग दैर्घ्य समान होता है। और लंबे समय के अंतराल के लिए अच्छी कला जो है वो संबद्धता भी होती है। तो लेजर प्रकाश के अनुप्रयोग क्या है? तो लेजर प्रकाश का उपयोग आंख और अमाशय की ग्रंथि के शल्यकर्म के लिए होता है। इसके अलावा लेजर से इस्पात को भी काटा जा सकता है और वेल्ड किया जा सकता है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में भी अपनाया जाता है। लेजर आपने सुनी हो, लेजर लाइट जो कुछ भी टुकड़ों को बीच से काट सकती है, तो वो लेजर लाइट ये जो लेजर से दिया हुआ है ना, कि लेजर से इस पाथ को भी काटा जा सकता है और बेल्ट किया जा सकता है। वही लेजर आपने सुना होगा कि लेजर से इसको काट दिया, लेजर से उसको काट दिया। तो ये वही लेजर। लेजर प्रकाश और सामान्य प्रकाश में क्या अंतर है? तो सामान्य स्रोत से उत्पन्न प्रकाश अनेक तरंगों का मिश्रण होता है। कला संबद्धता कम होती है, क्योंकि यार बहुत सारे मतलब सामान्य स्रोत जो होता है, प्रकाश प्रकाश होता है, वो अनेक तरंगों का मिश्रण होता है। कि ये भी तरंग उसमें, ये भी तरंग उसमें, ये अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उसे, तरंग दैर्घ्य की अलग अलग तरंग दैर्घ्य की किरणें हैं उसमें, अलग अलग आवृत्ति की जो है किरणें हैं। कला संबद्धता तो थोड़ी कम होती है। लेकिन लेजर प्रकाश में जो है प्रकाश का तरंग समान होता है और कला संबद्धता अधिक होती है। इसीलिए क्योंकि लेजर प्रकाश में जो है प्रकाश का तरंग जो है वो सब में समान होता है, उसी कारण से कला संबद्धता अधिक होती है। और लेजर प्रकाश के अनुप्रयोग में उच्च स्थायी और सटीकता जो है मिलती है। लेजर प्रकाश के अनुप्रयोग में उच्च स्थायी और सटीकता मिलती है। मतलब कह रहे हैं कि एक सटीक जो है, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको लेजर प्रकाश मिलेगी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल लाइट लोगे तो वो इतना सटीक जो है नहीं होती है, क्योंकि उसमें कला संबद्धता कम होती है, क्योंकि उसमें जो है अलग 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 तरंगों का जो है वो मिश्रण होता है। लेकिन लेजर प्रकाश में जो ऐसा नहीं होता है, तो तरंग दैर्घ्य जो है वो समान होती है, इसलिए कला संबद्धता अधिक होती है। और लेजर प्रकाश के अनुप्रयोग में उच्च स्थायी और सटीकता जो है वो उनको मिलती है। यहाँ से जो है आप देख सकते हो, ये जो है किसी बल्ब से जो है उत्सर्जित प्रकाश है, जो कि नॉर्मल सा प्रकाश है। तो ये जो है लेजर का प्रकाश है। अंतर देखिए आप अंतर देखिए दोनों में। ये ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ी आड़ी जा रहा है, कुछ किसी तरंग दैर्घ्य का है, कोई कुछ तरंग दैर्घ्य का है। मतलब हमें अब जो है ये बात बताइए, इसको देखिए। रुकिए यार, और इसको देखिए, और इसको देखिए। तो आपको नहीं लगता कि ये तीनों अलग अलग हैं? कहने का मतलब है अलग अलग जो है तरंग दैर्घ्य की किरणें जो है एक सामान्य लाइट में होती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो है कितने सीधे जा रहे हैं, मतलब ये आप एक क्रम देखिए, इनका क्रम देखिए। ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब इस दिशा की ओर मुंह करे हुए है, ये इस दिशा की ओर करे हुए हैं, और ये तो भाई साहब ऊपर की ओर मुंह किए हुए हैं। मतलब ये जो है अलग अलग बिल्कुल मतलब व्यवस्थित क्रम नहीं है। लेकिन लेजर प्रकार का आप क्रम देखिए, कितना व्यवस्थित तरीके से जो है ऐसा क्रम है।
इसीलिए जो है वो ओके है ना। इसीलिए जो कहते हैं कि लेजर प्रकाश के अनुप्रयोग में उच्च स्थायिता और सटीकता जो है हमको मिलती है। तो अब सारांश देखते हैं। अल्फा कण और प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, जो है हमने इस पहला टॉपिक हमारा यही था। हमने इसके बारे में पढ़ा था कैसे जो है एक नाभिक को एक हमने पतली पन्नी ली थी और फिर हमने जो है उस पे जो है बिस्मथ 214 वहाँ जो है हमने वहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट उठाया था। उससे जो है हमने अल्फा कणों की बारिश की थी। अल्फा कणों की बारिश की थी तो उससे कुछ जो है हमने देखा था कि अल्फा कण सीधे गए थे, कुछ 90 के कोण पे गए थे, कुछ 90 से ज्यादा के कोण पे गए थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो 90 से ज्यादा के कोण पे गए थे वो केवल 0.14% थे। तो ये मतलब 0.14% कौन से थे? जो 1 डिग्री के कोण से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। मतलब आधे से ज्यादा तो आधे ज्यादा तो छोड़िए, मतलब कितने 99.86, 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे ही निकल गए, उन्हें जो है रुकना ही नहीं पड़ा। और जो है हमने अल्फा और कण और प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये बल तो होता ही है जैसा कि मैं आपको बताया था पहले। हमने विद्युत बल पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 गुणे Q2 बटा R²। तो यहाँ पे Q1 की जगह जो है 2e है। 2e क्यों है? अल्फा अल्फा पार्टिकल को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें होंगे। और जेड ई क्यों है? जी उसी पन्नी में जो पन्नी हम लगाई थी उसका जो नाभिक था, बीच में मैंने माना था कि बीच में नाभिक है, तो उसका जो है आवेश कितना होगा वो होगा जेड ई। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि क्यू बराबर एन ई होता है। या ई तो ई रहने दिया, एन कितना है ये जेड कर दिया। डिपेंड करेगा कि कितने एटॉम नंबर है, तो इसको जेड कर दिया, बिल्कुल सही किया। तो जेड ही हो गया। तो बस नॉर्मल सा फोर्स का जो है बल का जो है ये फॉर्मूला लग गया। अगला हमने देखा कि एफ ई बराबर एफ सी। हमने देखा कि कैसे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लग रहा था उसको जो है कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमने देखा था, इसका जो है फॉर्मूला नॉर्मल यही होता है। क्योंकि अभी हम ई 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में देखा है तो ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में देख रहे हैं तो ई स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अब दो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में ले रहे हैं, मतलब हम उसके बीच में तो ले नहीं रहे हैं। तो ये तो उसका भी आवेश ई होगा और दूसरे वाले का भी आवेश ई होगा। तो एक बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे E² बटा R², जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। और सेंटीमीटर फोर्स तो बाहरी तरफ उसका फॉर्मूला ही होता है mv² अपॉन R। तो बस यहाँ से जो है आप इस आर से इस आर को काट सकते हैं और आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। B² बटा B² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे mv²। ये जो है वो आर का फॉर्मूला होता है। क्या समझ के चलिए, ये आर का हमने फॉर्मूला इसी से निकाला है। पहले आर से आर को काटा और आर को ऊपर लेकर mv² को जो है नीचे ले आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमने जो है वो टोटल ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो कुल ऊर्जा के लिए जो है हम वो जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो है जोड़ेंगे। मतलब स्थायी रूप से जो एनर्जी जो रुके होने पर जो एनर्जी होती है और जो चलते रहने गतिज ऊर्जा ऊर्जा जो होती है उनको जो है हमने जब जोड़ा तो हमारी जो आंसर जो कुल ऊर्जा है वही माइनस का ई² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब ये जो है ये कुल ऊर्जा है। और जो अपनी गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? ई² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो अपनी जो है रुकी हुई ऊर्जा होती है, जो रुके हुए जो होते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं वो कितनी है? ये जो है वो माइनस का ई² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है।
स्पेक्ट्रमी श्रेणी में हमने देखा था कि 1/λ की वैल्यू कितनी थी आर, 1/2 माइनस 1/n²। ये जो है ये कौन सी सीरीज थी? बामर। तो बामर की जो है ये सीरीज थी। और उन क्योंकि यहाँ पे जो है दो दिया हुआ है पहले। देखिए, अगर यहाँ दो की जगह लिखा होता एक, तो ये हो जाती लाइमन। अगर इधर दो लिखा है तो ये होगी बालमर। यहाँ तीन लिखा होता तो ये हो जाती पास्चन। यहाँ फोर लिखा होता तो ये होती ब्रिकेट। यहाँ पे अगर फाइव लिखा होता तो ये हो जाती फंड। तो ये जो इस प्रकार से इसका नाम जो है चेंज होते रहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने अलग अलग तरीके से स्टडी की, और जब उन्होंने अलग अलग स्टडी की तो अपने अपने जो है फॉर्मूले को उन्होंने अपना अपना नाम दे दिया। तो ऐसे जो है सूत्रों का नाम पड़ गया। तो ये जो बालमर सूत्र है, और एक होता तो वो लाइमन सूत्र हो जाता। तो और तीसरा जो है अगर वो होता तो वो पास्चन सूत्र हो जाता। और फिर हो जाता वो ब्रिकेट सूत्र, फिर हो जाता वो फंड सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ में जो है वो है अपना कोणीय अभाव। उसके लिए जो है मैं हमने आप पहले ही बता रखा है कि उसकी जो है फॉर्मूला उसका होता है MV NRM। किसका जो इंटीजर मल्टीपल होता है H/2 पाई का। एन का जो गुणा कर दिया H/2 पाई। ये गुणा जो होता है इसका H/2 पाई का, इसलिए इसको जो है NH/2 पाई ये लिखते हैं। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। इससे जो है यहाँ से ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर जो है आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट बन सकता है, इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो इतनी इक्वेशन में हो सकता है आपको RN निकालने को आ जाए, VN निकालने को आ जाए, चाहे कुछ भी निकालने को आ सकता है। तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूले वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। 6 नंबर पे आता है हमारा आर्गन का फॉर्मूला H² + 0.पाई me², जो हमने कुछ लेक्चर में निकाला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इंक्लूड किया, शायद इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने उसको भी ले लिया जो है अपने लेक्चर में। 7वें नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, मेरा पर्सनल फेवरेट। ये इससे तो बनना चाहिए क्वेश्चन भैया। ये निकला कैसे, ये उतना इंपॉर्टेंट है। तो जो है सबसे पहले तो एक चीज, सबसे जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऊर्जा जो है माइनस का जो है, ये देखिए, तो ये माइनस की 1/n² पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये जो है एन बढ़ने पर जो है ई कम होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जो है यहाँ पे माइनस लगा होता है, जिसके कारण ये कम नहीं होता है। मैंने आपको ये लेक्चर बीच में लगाया, इंपॉर्टेंट भी है। लोगों को क्या लगता है कि यार ई एन है, ई एन तो है, यहाँ पे जो है एन बढ़ेगा तो ई एन घटेगा। तो ऐसे ऐसे एन हम बढ़ाते जाएंगे, ई एन तो घटता जा रहा है। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि यहाँ पर लगा है माइनस। एन के घटने का और एन के बढ़ने का मतलब क्या है? एन एन के बढ़ने का मतलब है कि ये चीज जो है घट रही है, और ये चीज घट रही है, माइनस में घट रही है। माइनस में घटना मतलब बढ़ना, ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है। माइनस में घटना मतलब बढ़ना, माइनस में घट रही है मतलब बढ़ रही है, मतलब एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। एन के बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। लेकिन हम माइनस के चक्कर में जो है हम डायरेक्ट कह देते हैं उसको घट एनर्जी, एन बढ़ने पर एनर्जी कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एन की बढ़ने पर एनर्जी बढ़ रही है। और बट इसकी उसके माइनस लगाया क्योंकि माइनस में घटने की वजह जो वो माइनस में घट रहा है, मतलब उसका मतलब जो है वो बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे है एम बराबर H/2 पाई। ये शायद हम फॉर्मूला देख चुके हैं, ये देखिए बस सेम आ गया, लेकिन इसमें फॉर्मूले में थोड़ा अंतर है। नहीं सेम है। तो बस दो बार आ गया तो क्लिक करवा लाते हैं, इसको हटाते हैं। नाइन्थ लेजर। तो ये लेजर का जो फुल फॉर्म बताना आपको जो है शायद भूल गया था पिछले लेक्चर में। तो लेजर का जो फुल फॉर्म होता है लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बताने का आशा है, मैं इसको हटा देता हूँ।
देखिए, लेजर जो है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रबंधन। अब देखिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की मदद से जब लाइट को एम्पलीफाई करते हैं, और उसको हमने आज पढ़ा कि कैसे जो है लेजर जो है लाइट एम्पलीफिकेशन होता है। लेजर मैंने आपको बताया, लेजर से आप कुछ भी काट सकते हो, मतलब बहुत सी चीजों में लेजर का इस्तेमाल होता है। तो लेजर की जो हमने बताया था कि नॉर्मल लाइट जो है उसमें तरंग दैर्ध्य जो है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, मतलब व्यवस्थित क्रम में नहीं होती है, लेकिन लेजर में ऐसा नहीं होता, उसमें जो है व्यवस्थित क्रम से जो है वो लाइट रहती है। बस आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आज? मैं लेजर प्रकाश पढ़ा। लेजर प्रकाश पढ़ने के बाद जो है हमने आज का सारांश देखा। सारांश में पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। तो अब इसमें आपका काम क्या है? आज तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो आपका काम है पूरी पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना, जितने भी हमने उदाहरण किए थे वो करना, और अब कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपको वो भी करने हैं। तो एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपको करने हैं। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना बने। अब वो क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, आपको क्वेश्चन ना आए तो आप 2-3 बार पढ़ के देखिए। आप 2 बार पढ़िए, आप 3 बार पढ़िए, वो क्वेश्चन समझ में आएगा। 3-4 बार पढ़ के देखिए आपको क्वेश्चन कैसे समझ में नहीं आता है, मेरी गारंटी आपको आएगा। क्योंकि जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम सवाल को देखते ही डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। सवाल को देखना है, उसको एक बार पढ़िए, उसको 2 बार पढ़िए, उसको जितनी बार पढ़ सके, मतलब जितनी बार आप उसको समझ सके उतना समझिए। समझने के बाद आप वो चीजें नोट करिए जो जो प्रश्न में दी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो तीसरी और चौथी बार ही पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको वो चीजें जो है नोट डाउन करनी है, जो चीजें जो है उसमें क्वेश्चन प्रश्न में दी हुई है। यहाँ इसमें तरंग दैर्ध्य दी हुई है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें तरंग दैर्ध्य दी है, इसमें मास दी है, तो ये सब गति दी है, आपको ये सब जो है लिख लेना है। और फिर आपको ये लिखना है कि आपको निकालना क्या है। तो फिर आपको ये लिखना है कि आप इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ। तो बस इतना समझ लिया तो उस फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है। तो बस क्या है कि जब आप ये लिख लोगे कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगना है, मतलब आपने ये लिख लिया कि ये दिया है, हमको ये निकालना है, तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि हाँ ये दिया है, ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऐसे जो है अगर आप जो है प्रश्न को करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आपके जो फिजिक्स के सारे जो है प्रश्न बन जाएंगे। दूसरी बात, एनसीईआरटी की इस चैप्टर में ज्यादा डायग्राम थे नहीं, 2-4 ग्राफ थे। तो 2-4 ग्राफ थे तो मेरे हिसाब से 2-4 ग्राफ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो है आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बिल्कुल आते भी हैं। मैंने मेरे में भी आए हैं। और ऐसे नहीं आएंगे कि पूरा पूरा जो हमने आपको एक लेक्चर में दिखाया था, बालमैन पास्चन लाइमन सब दी थी उसमें, कोई एक पूछेगा। वो पूछेगा बालमर सीरीज के लिए बताइए, या लाइमन सीरीज के लिए बताइए स्पेक्ट्रम, या पास्चन के लिए बताइए, या ब्रिकेट के लिए बताइए, या फुंस के लिए बताइए, किसी भी एक के लिए बता दीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है दूसरे पर, जैसे मान लीजिए उसने पूछा बालमर के लिए, तो लाइमन लाइमन मान लीजिए पास्चन के लिए पूछा, तो पास्चन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो है 4 से 3 पे आया, 5 से 3 पे आया, 6 से 3 पे आया। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि पास्चन पे जो है कैसे जो है इतने इतने जो है इसमें जो है एन फाइनल वैल्यू 3 है, और एन इनिशियल वैल्यू 3 से आना, यानी कि 4, 5, 6, 7 इतनी हो सकती है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा, उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम इस चैप्टर में कम है, तो आपको दो तीन ही ग्राफ है, 2-3 डायग्राम से उनको पढ़ लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2-3 है तो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। और जो लास्ट टॉपिक जो हमने ये अभी ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, ये वाला, ये इसको तो आप याद कर लीजिए, इसको तो रट लीजिए, क्वेश्चन इससे बनेगा 100%। एक क्वेश्चन तो इससे बनना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है बोर्ड एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो यार इस चैप्टर से लगभग 60 से 70% चांस है कि क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ही बनता है। ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी जितने भी फॉर्मूले जो आज हमने दिए थे वो सारे महत्वपूर्ण थे। और जितने भी जो सारांश में मैंने सारे फॉर्मूले दिए हैं वो तो आपको सारे याद करके रट लेने हैं अपने दिमाग में। बिल्कुल रट लीजिए सारे फॉर्मूले, और बस खत्म, यहाँ पे अपना चैप्टर होता है। आपको जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ऐसे आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा। क्वेश्चन लगाते हुए कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। जितना मैंने पढ़ा है उसके आगे आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और और बस एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपका छूट जाए मेरे पढ़ाने के बाद। तो चलिए, धन्यवाद। हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो अगर देखते हैं अगला अगला चैप्टर मुझे मिलता है तो मैं पढ़ाऊंगा। और आगे यही चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, टाटा बाय बाय।